जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, लास्ट टाइम थोड़ी सी असुविधा हो गई थी और असुविधा ये हो गई थी कि मुझे पता नहीं चला और वीडियो अपने आप क्लोज्ड हो गया था और जिससे कि कंटेंट मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया था। मैं लास्ट टाइम पोर्चुगीज़ पढ़ा रहा था आपको और पोर्चुगीज़ पढ़ाते पढ़ाते ही अपने आप वीडियो बंद हो गया, तो मैं समझ नहीं पाया। बट कोई बात नहीं है, उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे कि कितने यूरोपियंस इंडिया में आए और कैसे कैसे सारे यूरोपियंस भारत से गए और फाइनली किसका प्रभुत्व रहा, अंग्रेजों का प्रभुत्व बना रहा। और इस बात को हम समझेंगे अपने इस वीडियो में। दोस्तों, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए मूव करते हैं। लास्ट टाइम जो मैं पढ़ा रहा था एक बार मैं रिकॉल कराना चाहूँगा 5 मिनट आपका लेकर के, और वो रिकॉलिंग जो होगा 4 to 5 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं रिकॉल कराने के लिए। तो एक बार ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें थी। लास्ट टाइम जब मैं आप लोगों को बता रहा था तो मैंने बताया था आपको कि पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए थे और पोर्चुगीज़ में कौन व्यक्ति पहले आए थे, वो पहले थे वास्को डिगामा। लेकिन उससे पहले भी बार्थोलोम्यू डियास भारत की खोज करने निकल गया था, हालांकि खोज नहीं पाया था। वास्को डिगामा पहला पहुंचा था, जो व्यक्ति भारत में पहुंचा था 1498 में पहुंचा था। और कहाँ पहुंचा था? केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। और मैंने बताया भी था कि कौन सा रूट उसने अपनाया था, केप ऑफ गुड होप। और आया किस रूट से था, कहाँ से? केप वर्दी आइलैंड होते हुए, सेंट हेलेना आइलैंड होते हुए और मेडागास्कर होते हुए कहाँ पहुंचा? इंडिया पहुंचा। और गया कैसे? मेडागास्कर से वापस, मेडागास्कर होते हुए साउथ अफ्रीका, अफ्रीका से कहाँ? केप वर्दी आइलैंड और अजोर आइलैंड होते हुए पहुंच गया था वापस। फिर उसके बाद मैं बता ही रहा था आप लोगों को कि कौन पहले कहते हैं दूसरा व्यक्ति कौन थे जो पोर्चुगीज़ से इंडिया में आए थे। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि इन्होंने वास्को डिगामा 2 बार इंडिया में कब कब आया था, 1498 में आया था, 1501 में आया था। बहुत सारी बातें हमारी हुई थी। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं जहां मेरा ब्रेक हो गया था। मैं लास्ट टाइम बता ही रहा था, तब ब्रेक हो गया था मेरा, और मैं बात बता रहा था आपको कि भारत में वास्को डिगामा 2 बार आया था। और वो 2 बार कब आया था? एक 1498 में आया था और एक आया था 1501 में। ठीक है, और 1491 में जब आया, 1498 में जब आया, तो जब यहाँ से गया था तो 60 टाइम प्रॉफिट पाया था, ये भी आपको पता अच्छे तरीके से। और दूसरी बार जब आया था तो 1501 में आया था। और जब दूसरी बार आया तो वास्को डिगामा ने यहाँ पर अपना पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश करके गया। और जो वास्को डिगामा ने अपना पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था, वास्को डिगामा कहना भी गलत होगा, जो पोर्चुगीज़ यानी कि जो पुर्तगाली थे, उन्होंने जो अपना पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था वो कहाँ पर किया था? वो किया था कालीकट में किया था। ठीक है, और कालीकट कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है। और केरला के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो दूसरा फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था पोर्चुगीज़ ने, पुर्तगालियों ने, वो किया था 1503 में किया था। और कहाँ पर किया था? कन्नौर में इस्टेब्लिश किया था। ये सारी बातें हो गई थी हमारी और आपकी, कहाँ पर? यहाँ पर हो चुकी थी। चलिए आगे मूव करते हैं, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया था कि पुर्तगालियों ने अपना पहला गवर्नर नियुक्त करके भेजा, और जो पुर्तगालियों के पहले गवर्नर थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था फ्रांसिस डी अल्मीडा। यानी कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज कौन था? तो अगर सवाल पूछ ले, यानी कि पोर्चुगीज का पहला राज्यपाल कौन था, पहला गवर्नर कौन था? वैसे गवर्नर ही लिख करके हिंदी में भी आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज कौन था? और यहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो भारत में आया, उसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मीडा। भाई मेरे हिंदी वाले लिख सकते हो यार, मैं पूरी तरह बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मीडा। ठीक है, और फ्रांसिस डी अल्मीडा जो पहला गवर्नर भारत में आया, ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा इसने वर्क किया। जनरली क्या होता है कि जब लोग कहीं पर सेटलमेंट अपना बनाते हैं तो ज़्यादा फोकस्ड किस पे होकर काम करते हैं? ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करते हैं फोर्टिफिकेशन पर, यानी किलेबंदी पर। यानी कोई ऐसा जगह बनाएंगे जहाँ पर अपना साइनिंग नियुक्त करेंगे, और साइनिंग नियुक्त करके उसको किलेबंदी में चारों तरफ से दीवार वाल घेर वगैरह कर, चारों तरफ से दीवार वगैरह बना करके उसको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने नहीं किया, लेकिन ज़्यादा फोकस इन्होंने फोर्टिफिकेशन पे नहीं दिया, अधिक किला बनाने पर नहीं दिया, क्या कहते हैं, अधिक अपने सेटलमेंट पर नहीं दिया, बल्कि इसने एक पॉलिसी लेकर के आया फ्रांसिस डी अल्मीडा ने। और उस पॉलिसी का नाम, ये सवाल भाई मेरे आपको सीधे छप के आ जाता है कि
ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लेकर आया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो था वो कौन लेके आया था? वो लेके आया था भाई मेरे, ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मीडा। और भाई मेरे हिंदी मीडियम वाले, प्लीज़ किसी नाम का अर्थ नहीं निकलता है। अगर मेरा नाम अवधेश है तो मेरा नाम अवधेश ही है, हिंदी में भी मैं अवधेश ही लिखूंगा। तो कोई अगर कोई योजना होती है, कोई नेम होता है, कोई नीति होती है, तो उसका कोई हिंदी नेम नहीं होता, उसका सेम नेम हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका कोई हिंदी नेम नहीं होगा, ब्लू वाटर पॉलिसी ही बोला जाए इसको। फ्रांसिस डी अल्मीडा है तो फ्रांसिस डी अल्मीडा ही उन्हें बोला जाएगा, ठीक है भाई मेरे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आया जो पहला गवर्नर था किसका? पोर्चुगीज का। और इस ब्लू वाटर पॉलिसी में उसने क्या किया? उसने कहा कि हम क्या करेंगे, हमारा जो फोकस्ड होगा वो हमारा फोर्टिफिकेशन नहीं होगा, यानी कि इंस्टीड ऑफ फोर्टिफिकेशन, यानी कि किलेबंदी करने के बजाय इसने ज़्यादा फोकस किस पर किया? अपनी सेना को मजबूत करने की कोशिश किया। कहाँ पर? इंडियन ओशियन में, क्योंकि इंडियन ओशियन में इनको थ्रेट्स था अरेबियन से, ठीक है, इनको थ्रेट्स था अरेबियन से और लोकल किंग से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इनको, तो देखो आप ध्यान से थोड़ा देखोगे इंडिया के, तो इंडिया का नीचे वाला पार्ट अगर देखो तो ये लोग कहाँ पर आए थे? ये लोग केरला के आसपास, यानी मालाबार कोस्ट, केरला का कोस्ट जो होता है वो मालाबार कोस्ट कहलाता है। तो केरला का जो कोस्ट है, जो तट है, उसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। और यहीं पर कहीं ना कहीं सेटलमेंट हुआ था। किसका सेटलमेंट हुआ था पहले स्टार्टिंग में? किसका? पोर्चुगीज का। तो ये पूरा का पूरा इधर देख लो आप, अरेबियन सी कहलाता है इधर वाला पार्ट, और इधर वाला पार्ट बे ऑफ बंगाल कहलाता है। और ये दोनों के दोनों पार्ट इंडियन ओशियन के पार्ट है, यानी हिंद महासागर के पार्ट है, ठीक है। तो इंडियन ओशियन में, यानी कि अरेबियन सी में, ठीक है, इसने क्या किया? अपनी नेवी को मजबूत करना शुरू किया ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत, ना कि ज़्यादा किला बनाना शुरू किया लैंड पर, यानी कि ज़मीन पर। समझ में आया कि नहीं है? तो इसने नेवी को मजबूत करना शुरू किया, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी में इसने क्या किया? ज़्यादा फोकस्ड किस पर होकर काम किया? अपने नेवी पर ज़्यादा फोकस्ड होकर काम किया, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था? फ्रांसिस डी अल्मीडा लेकर के आया था। बस इतना जान लो कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर के आया था? पोर्चुगीज लेकर आए थे। कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि कौन लेकर आया था, पुर्तगालियों का था कि डच का था कि अंग्रेजों का था, किसका था? ये डायरेक्टली पूछ लेता है, तो आप पोर्चुगीज वहाँ पर कर सकते हैं। और ज़्यादा डेप्थ पूछ लिया आपसे तो फ्रांसिस डी अल्मीडा नाम पूछ लेगा। और ये पहले गवर्नर थे किसके? पोर्चुगीज के। और ये इंडियन ओशियन में अपनी नेवी को मजबूत करने के लिए ये पॉलिसी लेकर के आया था, ठीक है। आगे बढ़ते थोड़ा सा मूव करते हैं, ठीक है। फ्रांसिस डी अल्मीडा के बाद गवर्नर बनते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। किसके गवर्नर बनते हैं? पोर्चुगीज के गवर्नर बनते हैं। मैंने बोला था कि पहले थोड़ा सा पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहले भारत में वही आए थे, और पुर्तगालियों के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो दूसरे गवर्नर बने, यानी कि जो फ्रांसिस डी अल्मीडा के बाद जो गवर्नर बने पुर्तगालियों के बने, वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनका एक बहुत अच्छा काम रहा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ भाई, हिंदी वाले कहेंगे कि साहब सर हमारे साथ क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बेटा बोल लिखूंगा मैं वही चीज़ जो वहाँ पर नाम है, इसका नाम का मैं अर्थ तो निकाल नहीं पाऊंगा, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगर सवाल पूछे कि रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज, वास्को डिगामा नहीं आंसर मानना। वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था। इनको कहा जाता था रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज, ठीक है। जैसे दिल्ली सल्तनत का बोलते हैं कि दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर, हालांकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन अगर ये सवाल पूछ लिया आपसे कि रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत कौन था, तो आंसर आप क्या मार के आओगे? इल्तुतमिश मार करके आओगे, ठीक है। तो सेम एज अगर मैं बोलूं कि भारत की खोज किसने की थी, तो पुर्तगालियों ने की थी, और पुर्तगालियों में पहले वास्को डिगामा भारत आया था। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कि रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाल कौन था, सॉरी रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज कौन था, तो रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज कौन था? यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यानी पुर्तगालियों का यहाँ पर स्थापित करने का मेन श्रेय किसको जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। क्यों जाता है ये भी सुन लीजिए आप। इसने एक सिस्टम लेके आया था, उसका सिस्टम का नाम था, अभी देखो मैंने बताया था पीछे एक सिस्टम, ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस डी अल्मीडा।
इसने एक सिस्टम लेके आया था, उस सिस्टम का नाम था कार्ड सिस्टम। ठीक है। और जो ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी का मैं कह सकता हूँ सब्सिडरी इसको कह सकता हूँ, क्योंकि अगर ब्लू वाटर पॉलिसी नहीं आया होता, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत उसने अपने नेवी को मजबूत ना किया होता, किसने, फ्रांसिस डी अल्मीडा ने, तो शायद ये कार्ड सिस्टम नहीं ला पाते। क्योंकि आप देख लीजिए कि जो इंडियन ओशन का एरिया था, यानी कि जो अरेबियन सी का एरिया था, यानी कि जो मालाबार कोस्ट के आसपास का एरिया था, ये सब एरिया जो था, ये सब जो एरिया था, ये अरेबियन सी वाला एरिया, इन सब एरियाज़ में, सब अरेबियन सी का एरिया है, इन सब एरियाज़ में पोर्चुगीज़ की सेना थी, जो नेवी थी, वो काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। और जब काफ़ी मजबूत हो चुकी थी, तो अब जितने भी, चाहे अरेबियंस हों, चाहे इंडियंस, कोई भी, क्या कहते हैं, अगर ट्रेड करने के लिए कोई शिप अपना लेके जाता था इनके एरिया से, तब ये लोग क्या करते थे, उनको फोर्स करते थे, क्या करने के लिए, फोर्स करते थे, पे करने के लिए। किस चीज़, क्या पेमेंट करने के लिए, उनको फोर्स करते थे पेमेंट करने के लिए। किस बात के लिए, क्योंकि आप उनकी टेरिटरी को यूज कर रहे हो। आप समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई मेरे, कार्ड सिस्टम में ये लोग अरेबियंस को और भी अदर मर्चेंट्स को, ठीक है, जो इनके टेरिटरी से होकर के गुजरते थे, उनसे क्या करते थे, ये लोग पैसे लेते थे, उनको फोर्सली। समझ में आया कि नहीं आया। अरे जा करके क्या कहते हैं, पैसे देने पड़ते थे। कोई भी मर्चेंट हो, वो इस एरिया से अगर गुजरेगा, इनके एरिया से, जहाँ तक इनकी नेवी का क्या कंट्रोल हो गया था, तो उनको पैसा देना पड़ता था। तो पहला काम इसने ये किया, किसने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। ठीक है। और दूसरा काम इसने क्या किया था, 1510 में इसने गोवा कैप्चर कर लिया। गोवा पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। किसने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। और ये सवाल आपसे बन भी सकता है कि पहली टेरिटरी जिसको यूरोपियंस ने इंडिया में कैप्चर किया था, तो वो कौन सा था, गोवा था, और 1510 में था। और किसने किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। ठीक है भाई मेरे। तो 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया। किससे किया था, फ्रॉम द सुल्तान ऑफ, बाई सुल्तान ऑफ बीजापुर। बीजापुर के सुल्तान से इन्होंने गोवा कैप्चर कर लिया था 1510 में। ठीक है। तो ये सारी बातें होगी अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई मेरे, चलिए। उसके बाद अगर हम बात करें, एक और व्यक्ति थे जो थोड़ा सा इनका नाम लेना मैं जरूरी समझूंगा, नीनू डा कुन्हा। ये 1529 में बने थे, गवर्नर बने थे पोर्चुगीज़ के। ठीक है। और नीनो डा कुन्हा जो थे, ठीक है, ये इनका एक काम है, इन्होंने क्या किया था, ही शिफ्टेड, ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ पोर्चुगीज, यानी कि इन्होंने जो मुख्यालय था पोर्चुगीज का, पुर्तगालियों का, ठीक है, फ्रॉम, कहां से, कालीकट पहले इनका था मुख्यालय। ठीक है, कालीकट था, ये कहां पर है, केरला में है। बताया था मैंने हेडक्वार्टर कहां था पुर्तगालियों का, कालीकट था। कालीकट से इन्होंने गोवा शिफ्ट कर दिया था। ठीक है। और गोवा में भाई मेरे। ठीक है। और कब किया था, 1530 में किया था। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। इन्होंने अपनी क्या कहते हैं, अपना शिफ्ट कर दिया था, क्या हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया था, कहाँ से, कालीकट से गोवा शिफ्ट कर दिया था, नीनो डा कुन्हा ने कर दिया था। ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी जो मुझे पुर्तगालियों के बारे में बताना था, और मैंने आपको शायद कन्वे कर पाया अपना बात, और आप शायद समझ पा रहे होंगे। और कुछ ऐसी बात है जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ठीक है। लेकिन भाई मेरे आप प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाएंगे यार, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्वेश्चन पक्का छप जाने हैं ऐसे डायरेक्टली, कितना भी डेप्थ में क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है। चलिए, अभी हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं कौन कौन यूरोपियंस आए और कैसे अपना उन्होंने प्रभुत्व स्थापित किया भारत में। अभी तो हम वही सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। यूरोप से जो दूसरा देश जो भारत में व्यापार करने के लिए, आप देखो पुर्तगालियों के बारे में मैंने बता दिया, यूरोप से दूसरा देश जो भारत में व्यापार करने के लिए आया वो थे डच। ठीक है।
और भाई मेरे डच कोई देश नहीं है प्लीज़। डच हम लोग, जो आज के समय एक कंट्री है नीदरलैंड, ठीक है, जो पहले हॉलैंड हुआ करती थी, ठीक है, उसका नाम इस समय नीदरलैंड हो गया है। वो नीदरलैंड कंट्री जो है, उस कंट्री के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं? डच कहा जाता है, ठीक है। जैसे लाइक न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं, ठीक है। प्लीज़, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को कीवी नहीं कहते हैं। आंसर कीवी में आएगा उसमें ऑप्शन में, और टिक मार के चले आओगे चुपचाप, ठीक है। और कुछ फिर उसके बाद फिर आके यहाँ पर बैठ के रोओगे, ठीक। तो वहाँ के निवासियों को कीवी नहीं कहते हैं, माओरी कहते हैं। और भाई साहब, नीदरलैंड के मूल निवासियों को हम लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपरली किस कंट्री के थे? ये नीदरलैंड के थे, ठीक है। ये कौन थे? कहाँ के, किस कंट्री के थे? नीदरलैंड के थे, ये डच थे, ठीक है भाई मेरे। डच की अगर मैं बात करूं, अगर मैं डच वालों की बात करें, ठीक है, तो डच भारत में कब आए? तो डच भारत में आए, अच्छा मैं इसका एक बार बता दे रहा हूँ, नीदरलैंड से आए थे, नहीं तो ठीक है, नीदरलैंड। भाई मेरे हिंदी वाले प्लीज़ लिखते रहना, नोट्स प्रॉपरली आप भी बना लेना, ठीक है, क्लियर। नीदरलैंड से, नीदरलैंड वालों को डच बोलते थे। डच भारत में आए 1602 में आए थे भारत में, ठीक है। और कैसे आए, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। डच की बात करें तो डच का एक जो कंपनी का नाम था, ये भी ध्यान दे लीजिएगा, उस कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। आप कहोगे ईस्ट इंडिया कंपनी तो क्या कहते हैं, ब्रिटिश वालों का नाम था? नहीं भाई, उनके ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इनकी कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये डच वालों की कंपनी का नाम था। इसको एक और नाम से भी बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग जान कंपनी भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग वोन कंपनी भी बोलते हैं, वान कंपनी भी बोलते हैं, ठीक है भाई मेरे। तो चाहे जान कंपनी बुला लो, चाहे जान कंपनी बुला लो, चाहे वान कंपनी बुला लो, चाहे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बुला लो, ठीक है। ये तीनों के तीनों नाम जो हैं, ये किसके कंपनी के थे? डच कंपनी के थे। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1602 में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ, जब लिखने की ज़रूरत नहीं, वहाँ सवाल भी नहीं आने वाला इतना डेप्थ में, ये पहली मल्टी कोऑपरेशनल कंट्रीज थी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की। लेकिन ये इतना बहुत डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1602 में डच ने अपना एक कंपनी स्टैब्लिश किया, और वो भारत में नहीं आए थे पहले, प्लीज़, पहले भारत में नहीं आए थे डच वाले, लेकिन भारत में इन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट किया था, अपनी फैक्ट्री बनाई थी और अपना सेटलमेंट क्रिएट किया था। पहले ये कहाँ पर आए थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इरेज कर दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा, तो पहला जो डच था, ठीक है, जो पहला डच व्यक्ति था, ठीक है, फर्स्ट डच हु केम, ठीक है, एशिया, नहीं एशिया भी कहना गलत होगा, चलो ठीक है, हु केम इंडिया। हालांकि इंडिया आया नहीं था, मैं बस लिख रहा हूँ, ठीक है। उसका नाम था कॉर्नेलिस, अच्छा कॉर्नवालिस ने समझना, कॉर्नवालिस अलग चीज़ है, ये कॉर्नेलिस था, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, ठीक है। ये आया था 1596 में आया था, और ये यहाँ पर नहीं आया, इंडिया में नहीं आया था, इंडोनेशिया में आया था। और इंडोनेशिया का एक आइलैंड है सुमात्रा आइलैंड, जो जस्ट इंडिया के बगल में पड़ता है, बहुत नज़दीक है भाई मेरे इंडिया से सुमात्रा आइलैंड, ठीक है। तो ये कहाँ पर आया था? ये इंडोनेशिया में आया था, इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में लैंड किया था, और 1596 में आया था। कॉर्नवालिस डी हाउटमैन था, ठीक है। और ये पहला डच था जो भारत कह सकते हैं कि आया था, आधिकारिक तौर पे नहीं आया था, लेकिन भारत के पास पहुंचा था। समझ में आया कि नहीं है? डच जो थे, उनका कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट 1602 में हुआ था, और डच ने भारत में पहला अपना जो कंपनी इस्टेब्लिश किया था, जो अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था 1605 में इस्टेब्लिश किया था। और डच ने अपना पहला फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश किया था वो कहाँ पर किया था? फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ डच। डच ने अपना पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था 1605 में, कहाँ पर किया था भाई मेरे?
मसूलीपट्टनम में किया था, ठीक है, मसूलीपट्टनम में। और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश में है। मसूलीपट्टनम में डच ने अपना पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था, 1605 में स्टैब्लिश किया था, ठीक है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। चलिए, सिक्सटीन 1610 में इन्होंने सेकेंड फैक्ट्री स्टैब्लिश किया। दे इस्टेब्लिश देयर सेकेंड फैक्ट्री। दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश किया इन्होंने, किसने? डच ने अपना 1610 में, यानी कि 1610 में, ठीक है। और कहां पर ये किया था एट पुलिकट। एक पुलिकट लेक भी है भाई साहब, और वो कहां पर पड़ता है? वो भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्लियर ना? तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट पड़ता है, वहां पर इन्होंने अपना, अब ये मत कहना लेक में ही जाकर के अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दिए थे। पुलिकट एक प्लेस है, और उसी प्लेस के नाम से ही एक लेक पड़ा हुआ है, पुलिकट लेक, ठीक है, और वो आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। और यहाँ पर अपना इन्होंने सेकेंड फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था, डच ने किया था। तो पहला 1605 में, दूसरा 1610 में डच ने अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था, ठीक है भाई मेरे। चलिए, इनका हेडक्वार्टर जो था, ये जरूर ध्यान दे लीजिएगा, डच का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? देखिए, हेडक्वार्टर कहाँ पर था किसका? उसका पोर्चुगीज का कालीकट में था। डच का हेडक्वार्टर था बताविया, और ये बताविया कहाँ पड़ता है भाई साहब? जकार्ता। और जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक। तो इनका हेडक्वार्टर बताविया, जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में था। और इन्होंने अपने पहले दो फैक्ट्री, ऐसा नहीं दो ही है, ठीक है, लेकिन पहले दो फैक्ट्री का मैंने नाम बताया। पहला फैक्ट्री कहाँ पर स्टैब्लिश किया? 1605 में स्टैब्लिश किया, मसूलीपट्टनम में। दूसरा कहाँ स्टैब्लिश किया? 1610 में। कहाँ पर? आपका पुलिकट, यानी कि वो भी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ, अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा डच के बारे में। डच इंडिया में जो मेनली इनका जो व्यापार था वो कॉटन का था, टेक्सटाइल का था, ठीक है, स्पाइसेस का भी ट्रेड करते थे ये सारे, ठीक है। इनका जो मेन ध्यान था वो सिर्फ स्पाइसेस के ट्रेड पर था, किसका? डच का। और स्पाइसेस बहुत अच्छे मात्रा में इंडोनेशिया और मलेशिया में भी क्या करते हैं? होते थे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में आगे थोड़ा सा हम और बात करेंगे। पहले थोड़ा सा एक बार हम लोग ओवरव्यू इंग्लिश का भी देख लेते हैं, और ओवरव्यू हम लोग सबका भी देख लेते हैं, फ्रेंच का भी देख लेते हैं। तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि क्या एक्चुअली में इंटरेस्ट था, और कैसे अंग्रेजों ने डच को बाहर निकाला था भारत से, मतलब कैसे अंग्रेजों ने भारत में प्रभुत्व कम किया था डच का, ठीक है। चलिए, ठीक, चलिए मूव करते हैं। द इंग्लिश, ठीक है, चलिए। अंग्रेजों की बात करें भाई मेरे, तो अंग्रेजों में, इंग्लिश लिखना गलत हो जाएगा, सिर्फ ब्रिटिशर्स में लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों को हम लोग अंग्रेज बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिशर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रिटेन एक देश है, उस ब्रिटेन देश के निवासियों को अंग्रेज कहा जाता है, इंग्लिश कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने, ठीक है, एक रॉयल चार्टर इशू किया। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक रॉयल चार्टर इशू किया, ठीक है। उस रॉयल चार्टर के थ्रू इन्होंने क्या किया? एक कंपनी स्टेब्लिश की, और उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कब स्टेब्लिश हुआ था भाई मेरे? ये स्टेब्लिश हुआ था 31 दिसंबर 1600 को स्टेब्लिश हुआ था। और ये कहाँ पर स्टेब्लिश हुआ था?
ये इस्टेब्लिश हुआ था अंग्रेज यानी कि सॉरी ब्रिटेन में, समझ में, यानी कि इंग्लैंड में। क्लियर? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को इस्टेब्लिश हुआ था। किसने किया था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने किया था। ठीक है, इस कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट बाय देयर फरमान थ्रू द रॉयल चार्टर। ठीक है, एक रॉयल चार्टर निकाल करके, यानी कि जो राजशाही चार्टर होता है, जो राजशाही नियमावली होता है, राजपत्र होता है, उसके तहत इन्होंने क्या कहता है, एक कंपनी का स्थापना किया था। उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हिंदी वाले भाई मेरे उसको ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहेंगे। 31 दिसंबर 1600 को ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। अब लोगों का यही थोड़ा सा परसेप्शन खराब हो जाता है, गलती कर जाते हैं, ठीक है, कि 1600 में क्या कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी। नहीं, उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? यानी कि लंदन में हुई थी, यानी कि इंग्लैंड में हुई थी, ना कि भारत में हुई थी। समझ में आया कि नहीं है भाई मेरे? तो भारत अभी इनके आने की कहानी अभी थोड़ी सी दूर की बात है। ठीक है, अब देखो भारत में कैसे इनका एंट्री होता है। तो भारत में इनकी एंट्री होती है 1608 में। एक एम्बेसडर भेजा, किसने भेजा? उस समय किंग जेम्स थे, राजा जेम्स थे, जेम्स फर्स्ट थे। ठीक है, और उन्होंने अपना एक एम्बेसडर भेजा, स्टीफन हॉकिंग। उस एम्बेसडर का नाम था स्टीफन हॉकिंस नाम था। स्टीफन हॉकिंस जो था वो इंग्लिश एम्बेसडर था। किसके थ्रू भेजा गया था? बाई किंग जेम्स फर्स्ट। ठीक है, और किसके दरबार में आया था? एट उस समय जो राजा थे, मुगल एम्परर थे, जहांगीर कोर्ट। तो जहांगीर के दरबार में आया था कौन? स्टीफन हॉकिंस था। ये पहला एम्बेसडर था जो भारत में अराइव्ड हुआ था। और ये भी अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, स्टीफन हॉकिंस जो है था वो जिस बोट से आया था, जिस शिप से आया था, उस शिप का नाम था हेक्टर। ये सवाल अगर पूछ लिया कभी, हालांकि पूछ सकता है, चांसेस हैं, तो जिस शिप से आया था वो शिप का नाम था हेक्टर नाम था। पहला अंग्रेज था जो सी रूट से भारत आया था। सी रूट से भारत आया था भाई मेरे, लैंड रूट से तो बहुत सारे आए होंगे, गए होंगे, लेकिन ये स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ मैं आपको कि सी रूट से आने वाला भारत में पहला अंग्रेज जो था वो स्टीफन हॉकिंस था। किसके कोर्ट में आया था? जहांगीर कोर्ट में आया था। किसने सेंड किया था? उस समय का किंग थे, किंग जेम्स फर्स्ट थे। किस ईयर में आया था? 1608 में आया था। और ये आया था किसके रिगार्डिंग? ये आया था ब्रिटिश अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर पाए इंडिया में, इसके रिगार्डिंग आया था। एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके रिगार्डिंग आया था, किसके? कि ब्रिटिश अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर पाए इंडिया में। अब 1608 में ये आया स्टीफन हॉकिंस, तो जहांगीर ने क्या किया? इसको परमिशन दे दिया कि जाओ अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लो। ठीक है, परमिशन पा गया था ये, 1608 में ही पा गया था, तो कि जाओ अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लो। ठीक है, तो 1608 में, अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको, 1608 में ये परमिशन पा गया फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए। अब फिर यहीं पर एक गलती होने लगती है लोगों से गलती ये होने लगती है कि समझने लगते हैं कि 1608 में ही फैक्ट्री बन गई थी। नहीं भाई मेरे, 1608 में परमिशन पा गया और इन्होंने सोचा, दे डिसाइडेड टू सेटअप देयर फैक्ट्री एट द सूरत। इन्होंने डिसाइड किया कि अपनी फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप करेंगे? सूरत में सेटअप करेंगे। किसने? अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि अपनी फैक्ट्री कहाँ सेटअप करेंगे? सूरत में सेटअप करेंगे। लेकिन वो डिसाइड किया था, क्या बना दिया? नहीं बनाया। ठीक है, डिसाइडेड टू सेटअप देयर फैक्ट्री एट सूरत। ठीक है, कब? 1608 में ही। ठीक है, लेकिन बनाया नहीं। अभी बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि इनको फैक्ट्री पोर्चुगीज जो थे, पुर्तगाल वाले जो थे, वो इस्टेब्लिश ही नहीं करने दे रहे थे। बार बार पुर्तगाल वाले इनके फैक्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट में बाधा बनकर आकर खड़े हो जाते थे। कौन? अंग्रेजों के। तो अभी कुछ दिन तक 1613 तक इन्होंने अपना फैक्ट्री नहीं इस्टेब्लिश कर पाए थे। 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने क्या किया? एक टेम्परेरी फैक्ट्री बना करके अपना काम चला रहे थे। अभी भी वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं था अंग्रेजों का, सिर्फ टेम्परेरी फैक्ट्री था 1611 के आसपास। ठीक है, तो अभी भी इनका परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं होता है। 1613 में
दे सेटअप देयर परमानेंट, यानी कि अब क्या हो जाएगा भाई मेरे, परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत। तो सूरत में ही डिसाइड किया था, तो सूरत में ही इन्होंने इस्टेब्लिश किया, ठीक है, अपना पहला फैक्ट्री। लेकिन 1608 में डिसाइड किया था, 1630 में इन्होंने क्या किया था, अपना पहला परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था। और 1600 में क्या था, उस कंपनी की स्थापना हुई थी, कहाँ पर स्थापना हुई थी, लंदन में हुई थी, यानी कि इंग्लैंड में हुई थी। क्लियर ना भाई मेरे। चलिए आगे मूव करते हैं। तो अब हमने क्या कर दिया, इनका फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दिया। और किसके कौन सबसे पहले आया था जो भारत में आया था एम्बेसडर, उनका नाम था सर स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। और उनके शिप का क्या नाम था, हेक्टर उनके शिप का नाम था। किसने भेजा था, किंग जेम्स फर्स्ट ने भेजा था। जो दूसरे एम्बेसडर हैं जो भारत में आते हैं, उनका नाम था 1615 में सेकेंड एम्बेसडर जो भारत में आते हैं, जो दूसरे अंग्रेज थे जो भारत में आते हैं एज एम्बेसडर, उनका नाम था सर थॉमस रे, सर थॉमस रे, ठीक है। थॉमस रे भी उस समय पहुंचे कहाँ पर, एट जहांगीर कोर्ट। उस समय भी जहांगीर ही था, तो जहांगीर के कोर्ट में पहुंचे सर थॉमस रे, ठीक है। जहांगीर कोर्ट में पहुंचे और ये अपना एक विनती लेकर के पहुंचे। और ये विनती इनका ये था जहांगीर से कि आप हमें अब मल्टीपल फैक्ट्री खोलने का परमिशन दे दीजिए, और जो हमारी फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश है, मतलब इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन दे दीजिए। तो ये यहाँ भारत में आए थे, protection for their factory and to establish more factory, ठीक है, एंड टू इस्टेब्लिश मोर फैक्ट्री। क्लियर भाई मेरे। तो पहला क्या था कि फरमान मिल जाए कि उनके फैक्ट्री का प्रोटेक्शन मिल जाए और ज़्यादा फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का इनको मौका दे दिया जाए। हालांकि इसके बाद इन्होंने बहुत सारे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का अधिकार भी दे दिया था, मतलब फर्म ये एक्सेप्ट भी कर लिया था इनका डिमांड, ठीक है, जहांगीर ने। और इसके बाद ये आगरा वगैरह सब जगह पर अपना इन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर मैं बोलूँगा सेकेंड फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने कहाँ इस्टेब्लिश किया था, तो आपको पता है पहला फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने कहाँ इस्टेब्लिश किया था, है? तो ब्रिटिशर्स ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश किया था, फर्स्ट फैक्ट्री हो गया था इनका 1613 में इस्टेब्लिश किया था। और ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, कहाँ पर भाई मेरे, सूरत में, परमानेंटली, मैंने बताया परमानेंटली, ठीक है। ये फर्स्ट फैक्ट्री था, ठीक है। सेकेंड फैक्ट्री 1616 में इन्होंने अपना सेकेंड फैक्ट्री किया मसूलीपट्टनम में, ठीक है। थर्ड फैक्ट्री थोड़ा सा ब्रिटिशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ फैक्ट्री, ठीक है। इसका ईयर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। लेकिन थर्ड फैक्ट्री जो था वो अरमा गांव था, और इतना मैं देख के बता दूंगा कल, थोड़ा सा एक बार देख लूँगा, ठीक है। तीसरा फैक्ट्री जो था वो कहाँ था, अरमा गांव। और अरमा गांव कहाँ पर पड़ता है, मद्रास में पड़ता है, आज के समय का तमिलनाडु, क्या चेन्नई। क्लियर ना। तो ये पहले तीन फैक्ट्री थे जो अंग्रेजों ने इस्टेब्लिश किया था। अंग्रेजों ने इस्टेब्लिश किया पहले के तीन, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड और थर्ड फैक्ट्री, पहला सूरत में, दूसरा मसूलीपट्टनम में, तीसरा अरमा गांव में। एक और कॉन्टेक्स्ट में मैं अंग्रेजों के बारे में बताना चाहूँगा कि इन्होंने फैक्ट्री अपना इस्टेब्लिश किया, तो आप खुद देख लो, इन्होंने जब फैक्ट्री अपना इस्टेब्लिश किया तो अंग्रेजों ने, जब मैं थोड़ा सा इंडिया का मैप बनाऊँ अगर, ठीक है,
यही इंडिया का अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा तो देखो ये वेस्ट कोस्ट है यानी कि पश्चिमी तट है, ये ईस्ट कोस्ट है यानी पूर्वी तट है, और ये सदर्न पार्ट है यानी कि इंडिया का दक्षिणी पार्ट है, और ये नॉर्दर्न पार्ट है। तो एक बात अगर मैं बोलूँ, देखो पहला फैक्ट्री तो इन्होंने इस्टेब्लिश कर ही दिया था, कहाँ पर? सूरत में, ठीक है। सेकेंड इन्होंने अपना इस्टेब्लिश कर दिया था साउथ इंडिया में, कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में, ये सेकेंड फैक्ट्री इनकी थी। और पहली फैक्ट्री ऑफ साउथ इंडिया थी, ये भी सवाल पूछ सकता है कि फर्स्ट फैक्ट्री जो अंग्रेजों ने साउथ इंडिया में इस्टेब्लिश किया तो उसे क्या नाम था? मसूलीपट्टनम था, ठीक है। एक और समझिएगा, ईस्ट कोस्ट पर, ये ईस्ट कोस्ट पड़ता है ना अंग्रेजों का, तो ईस्ट कोस्ट पर, और ये वेस्ट कोस्ट पड़ता है, तो वेस्ट कोस्ट में अगर पहला पूछे, चाहे वैसे भी पहला पूछे तो सूरत आंसर होगा, साउथ इंडिया में पहला पूछे तो मसूलीपट्टनम आंसर होगा। अगर ईस्ट कोस्ट पे पूछे कि पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश उन्होंने कब किया था, कौन सा था उनका, तो यहाँ पर उड़ीसा में पड़ता है एक जगह बालासोर, ठीक है, उड़ीसा में। और बालासोर में एक जगह है हरिहरपुर, ठीक है। तो ये था फर्स्ट फैक्ट्री उनका, किसका? अंग्रेजों का, एट ईस्टर्न कोस्ट यानी कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों का ये पहला फैक्ट्री था, बालासोर हरिहरपुर उड़ीसा में, ठीक है, जो अंग्रेजों ने अपना इस्टेब्लिश किया था। क्लियर भाई मेरे? तो ये रही बात अंग्रेजों के बारे में। अब अंग्रेज कैसे कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। अब थोड़ा सा 2 मिनट समय लेते हैं, जल्दी फ्रेंच देख लेते हैं और डेनिश देख लेते हैं। एक बार थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा पीछे से करके, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है भाई साहब। डेनिश की बात करूं मैं, यानी कि डेनमार्क आज का एक कंट्री है, वहाँ के निवासियों को हम लोग क्या बोलते हैं? डेनिश बोलते हैं। डेनमार्क देश के निवासियों को हम लोग क्या बोलते हैं? डेनिश बोलते हैं, ठीक है ना भाई मेरे। तो डेनमार्क एक कंट्री है, वहाँ के निवासियों को हम लोग डेनिश बोलते हैं। डेनिश भारत में आए थे, कब आए थे भारत में आए थे 1616 में आए थे ये, ठीक है। और इन्होंने अपना 1620 में पहला अपना एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था, और इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, इन्होंने अपना फाइटा फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश किया था वो ट्रैंकवर, तमिलनाडु में किया था। किसने? डेनिश ने, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, बंद हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक। और सेकेंड फैक्ट्री इन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया था सीरमपुर में, सेकेंड फैक्ट्री, बस खत्म करो फटाक से, सेरमपुर, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ता है? बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो ये रही बात डेनिश की, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगले कौन होते हैं? वो होते हैं फ्रेंच, ठीक है। और फ्रेंच भारत में आते हैं, यानी फ्रांसीसी जो थे वो भारत में आते हैं 1664 में, ठीक है। और फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में कभी नहीं बना भाई, ना तो इनका यूरोप में बन रहा था एक दूसरे के साथ, और ना पर तो इनका इंडिया में एक दूसरे के साथ बन रहा था, ठीक है, फ्रेंच का और अंग्रेजों का। और फ्रेंच के बारे में बहुत अच्छे से बातें होंगी हमारी, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मैंने फ्रेंच को छोड़ दिया है, प्लीज़, ठीक है, मैंने फ्रेंच को छोड़ा नहीं है, ठीक है। फ्रेंच को मैं कॉन्क्लूड करूंगा अगले वाले लेक्चर में, और कैसे कैसे अब अंग्रेज सबको अपने रास्ते से हटाते हुए चले जाते हैं और अपना फाइनली क्या कर इस्टेब्लिश कर लेते हैं, प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं भारत में, और भारत को कॉलोनाइज्ड करके भारत में शासन करना शुरू कर देते हैं। वो मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। और अगले वीडियो में आपको इतने इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं भाई मेरे, कि कैसे कैसे अंग्रेज़ों ने कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न लेके आए, और कैसे कैसे अलग अलग एक्ट ला करके भारत पर राज किया और भारत में शासन किया, ठीक है। फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है भाई मेरे, चार्टर एक्ट 1st, 2nd, 3rd and 4th, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 2nd,
इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स आएंगे जिनके बारे में पढ़ोगे आप और समझोगे अच्छे से, और आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि अंग्रेजों ने कैसे भारत पर कब्जा किया और कैसे भारत को ये गुलाम बनाए रखे, ठीक है, यानी कॉलोनाइज्ड करके रखे, गुलाम कहना गलत होगा, कॉलोनाइज्ड करके रखे रहे, ठीक है, कॉलोनाइज्ड करके रखे रहे। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ठीक है, ओके बाय।